Hello everyone, dear student. This is Vipin here. In this particular video, we are going to cover the chapter number first of class 10th history, the rise of nationalism in Europe. ठीक है, देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसका एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्या कहते हैं, आप ये जानिए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स उनको समझ नहीं आते, वो बिल्कुल भी नहीं जान पाते कि इस चैप्टर को लेकर वो करे क्या। तो आपको बता दें, इस एक्सप्लेनेशन को जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार आप सुनेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और मैं आपसे पूरा प्रॉमिस करता हूँ कि जितना भी मुझसे होगा मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरीके से कवर करते हैं। ठीक, अब देखिए क्लास 9th में भी वर्ल्ड हिस्ट्री थी और क्लास 10th में अगर नेशनलिज्म इन इंडिया को छोड़ दिया जाए या एक आध दो चैप्टर्स और छोड़ दिए जाए तो पूरा का पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री पे बेस्ड है। ठीक, लेकिन इस बार क्या कहते हैं, कोविड-19 पेंडेमिक के कारण रिवाइज सिलेबस में केवल राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कवर करना है और नेशनलिज्म इन इंडिया कवर करना है। तो दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हैं, तो दोनों ही चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पार्ट्स में डिवाइड करके हम कवर करेंगे और उनका वीडियो आपको यहीं इसी चैनल लर्नोपीडिया पर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। ओके, अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक, पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में ये किस पर्टिकुलर चीज़ के राइजमेंट की बात कर रहा है। पूरे यूरोप के कॉन्टिनेंट में ये नेशनलिज्म के राइजमेंट की बात कर रहा है। अब ये नेशनलिज्म है क्या, इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में जिस चीज़ का राइजमेंट हो रहा है, आखिर वो चीज़ है क्या, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए जानते हैं नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म को हिंदी में जब हम इसकी मीनिंग जानते हैं तो इसका मतलब होता है देशभक्ति। ठीक, नेशनलिज्म कह सकते हो कि इट इज़ अ टाइप ऑफ फीलिंग इन विच वी कैन डू समथिंग फॉर आवर नेशन लव्स एंड प्राइड, या इन अदर वर्ड वी कैन डिफाइन इट पेट्रियाटिज्म, या वी कैन ऑल्सो से दैट कि पेट्रियाटिक फीलिंग्स टुवर्ड्स आवर नेशन। ठीक, ये पर्टिकुलर एग्जैक्ट डिफिनेशन है आपके नेशनलिज्म की। अब हम जानते हैं कि ये है क्या। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी फीलिंग जिसमें हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं। जब किसी भी पर्सन के अंदर कोई ऐसी भावना आती है जिसमें वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है, तो वही भावना कहलाती है नेशनलिज्म। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जब भी किसी पर्सन के अंदर कोई ऐसी फीलिंग क्रिएट होती है जिसमें वो अपने देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है, कुछ करने की चाहत रखता है, तो वही उसकी फीलिंग नेशनलिज्म कहलाती है। इसको हिंदी में देशभक्ति बोलते हैं, या अदर तरीके से डिनोट करना हो तो पेट्रियाटिज्म भी कहा जाता है। मैंने इसके डिफिनेशन को अभी क्लियर किया कि देश के लव के लिए, देश के सम्मान के लिए जब हम कुछ करना चाहते हैं वही कहलाता है नेशनलिज्म। ठीक, जब हमारे अंदर कोई ऐसी भावना जागती है जिसमें हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के लिए एक देशभक्ति की भावना से कुछ करना चाहते हैं, तो वही कहलाता है नेशनलिज्म। ठीक, तो अब यहाँ पे बात ये इंपॉर्टेंट है कि पूरे के पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की भावना क्यों क्रिएट हुई थी और एक्चुअली में पूरा का पूरा यूरोप इंस्पायर किस पर्टिकुलर मूवमेंट से, किस रिवोल्यूशन से हुआ था जो उनके अंदर ये भावना आई थी। ये भावना आई कहाँ से और क्यों आई थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इस पर्टिकुलर चैप्टर को शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूरे के पूरे यूरोप में या इंटायर वर्ल्ड को वो किस रिवोल्यूशन ने शेक किया जिससे उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना का इंस्पिरेशन क्रिएट हुआ। ठीक, ये भावना आई क्यों थी और कहाँ से आई थी, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इन दोनों ही चीज़ों को समझते हैं। देखिए, आपने क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट कवर किया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, आपको बता दें फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हिस्टोरिकल लैंडमार्क रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि 1789 के पहले पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन नहीं देखने को मिला था। और इस रिवॉल्यूशन में, इस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन से पूरे फ्रांस की गवर्नमेंट में जो भी चेंजेस लगातार आए, उन चेंजेस ने पूरे के पूरे इंटायर वर्ल्ड को इंस्पायर किया है। यूरोप कॉन्टिनेंट को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को उस पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन के चेंजेस ने इंस्पायर किया कि उनको भी मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम को, यानी कि राजा महाराजाओं की सरकार को, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए और एक ऐसा पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश करना चाहिए जहाँ पे सभी इक्वल हों, मीन्स एक नेशन स्टेट स्टैब्लिश करना चाहिए। ठीक, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो नेशनलिज्म की भावना पूरे यूरोप में और पूरे इंटायर वर्ल्ड में आपके फैली थी,
ठीक है, वो आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो चेंजेस हुए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले ही थी। और क्यों आई थी ये नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर? ये नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर इसलिए आई थी क्योंकि सभी लोग एक्सप्लोटेटिव नेचर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तंग आ चुके थे। वो चाहते थे कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे इक्वालिटी हो, जहाँ पे सभी पर्सन इक्वल हों, किसी भी पर्सन के पास बर्थ से कोई भी प्रिविलेजेस राइट्स ना हो, नोबेलिटी, क्लर्जी, ये सारी चीज़ें ना हो, ठीक है, सारे पर्सन्स इक्वल हों। तो इसीलिए क्या कहते हैं, सभी पर्सन्स चाहते थे कि मल्टी डायनेस्टी सिस्टम को या कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एबॉलिश कर दिया जाए और नेशन स्टेट को स्टैब्लिश किया जाए, या कह सकते हो कि एक ऐसी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जाए जिसके नज़र में सभी पर्सन इक्वल हों। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है और नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर आई कहाँ से और क्यों आई थी। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये हमारा हम सभी के लिए, ठीक है, एज अ टीचर मैं और आप लोग एज अ स्टूडेंट सभी के लिए ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हैं। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में या हम जब भी किसी, आप लोग 10th क्लास की स्टडी कर रहे हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी के लिए इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर की स्टोरी को समझते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही गजब की स्टोरी है इस पर्टिकुलर पूरे चैप्टर में, जो कि बच्चों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट कर देती है। तो इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे कोई डाउट नहीं है, बहुत ही ईजी सा, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। चलिए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। ओके, अब देखिए ये फिगर, यहाँ पे फिगर के बारे में थोड़ा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। इस फिगर में देखिए यहाँ पे फ्रेटर्निटी के बारे में बता रहा है, भाईचारे के बारे में ये बता रहा है कि पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में, पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में अलग अलग स्टेट्स हुआ करते थे और सभी स्टेट्स का अपना अलग कल्चर था, अपना अलग लैंग्वेज था, उनका अपना अलग क्या कहते हैं रहने सहने का तरीका था, लेकिन सभी यूनाइट हो गए थे। सभी पूरा का पूरा यूरोप जो कॉन्टिनेंट था, पूरे के पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट के जो डिफरेंट स्टेट्स से सभी यूनाइट हो चुके थे। देखिए सभी अपने कंट्री को डिपिक्ट कर रहे थे उनके क्या कहते हैं नेशनल फ्लैग से, लेकिन ये लोग यूनाइट क्यों हुए थे? क्या रीज़न था इन सभी अलग अलग स्टेट्स के पर्सन के यूनिफिकेशन के पीछे? तो सभी स्टेट के पर्सन इसीलिए यूनाइट हुए थे क्योंकि उनके अंदर एक भावना क्रिएट हो गई थी नेशनलिज्म की कि मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम को हमें ख़त्म करना है और हमें नेशन स्टेट को स्टैब्लिश करना है। यही ओनली रीज़न था जिसने पूरे के पूरे यूरोप कंट्री को आपस में यूनाइट किया था। इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होने के बाद भी उनके यूनिटी के पीछे यही रीज़न था कि दे वांट्स टू एबॉलिश द मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड वांट्स टू एस्टैब्लिश अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पर्सन्स आर इक्वल, या हम उसे नेशन स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक, तो अब आगे चलते हैं और भी चीज़ों को जानते हैं। अब देखिए ये जो पेंटिंग है आपको बता दें, ये फ्रेडरिक सॉरे ने 1848 में बनाई थी। फ्रेडरिक सॉरे एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। उसने क्या बनाया? प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। उसने इस पिक्चर को बना के ये शो करना चाहा है कि जो उसका ड्रीम है कि वर्ल्ड एक ऐसा वर्ल्ड बनेगा जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होगा, मतलब जहाँ पे कोई भी हेरिडेटरी रूल्स नहीं होंगे और जहाँ पे गवर्नमेंट्स पीपल के द्वारा बनाई जाएंगी। ये पर्टिकुलर ड्रीम वो इस पर्टिकुलर पिक्चर के माध्यम से शो करना चाह रहा है। कौन? फ्रेडरिक सॉरे, जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए इस पर्टिकुलर पिक्चर में क्या बता रहा है। इस पर्टिकुलर पिक्चर में बता रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय में जो पर्सनोफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर था उसको टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट मान लिया गया है। उसके हाथ में एक चार्टर्ड बुक है जिसमें बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। सभी लोग उसे पास कर रहे हैं, ये चीज़ें बता रहा है। सभी लोग उसे पास कर रहे हैं और इस पूरे रैली को लीड कर रहा है आपका क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की जब बात, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात हो रही है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में केवल यही 2 कंट्री थे जो नेशन स्टेट बन चुके थे, एक आपका यूएसए और दूसरा आपका स्विट्ज़रलैंड। यूनाइटेड नेशन का क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस हुआ था 1776 में और उसके बाद फिर आपका स्विट्ज़रलैंड का हुआ था। तो ये जो 2 पर्टिकुलर कंट्री थे उस टाइम पे ये नेशन स्टेट बन गए थे। तो ये भी थोड़ा बहुत कंट्रीज़ को इंस्पायर कर रहे थे, लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ के इंडिपेंडेंस की स्टोरी उतनी ज़्यादा क्या कहते हैं इंस्पिरेशनल भरी नहीं है कि वो पूरे के पूरे वर्ल्ड पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। जो इम्पैक्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्रिएट किया था वो किसी रिवॉल्यूशन ने नहीं क्रिएट किया। इसीलिए आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन को हिस्टोरिकल लैंडमार्क रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। और बहुत सारे आपके इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ऐसा रिवॉल्यूशन इसके पहले पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ था जिसने पूरे इंटायर वर्ल्ड को शेक करके रख दिया और सभी के अंदर नेशनलिस्ट की भावना को क्रिएट कर दिया। ठीक,
अभी थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में और अच्छी तरीके से जानेंगे जब हम आगे के पैराग्राफ्स को कवर करेंगे, जहाँ पे जैकोबिन मेंबर्स के बारे में भी थोड़ा समझेंगे, क्योंकि नेशनलिस्ट की भावनाओं को स्प्रेड करने में उनका भी बहुत बड़ा रोल था। ठीक, तो उसको हम आगे ही कवर करेंगे। अभी हम यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं, एक एब्सोल्यूटिज्म क्या है और एक इथोपियन क्या है। ठीक, एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या होता है देखते हैं। लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रिस्ट्रेंट ऑन द पावर एक्सरसाइज इन हिस्ट्री। दैट टर्म रिफर टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड मिलिट्रीज एंड रिप्रेसिव। ठीक, देखिए एब्सोल्यूटिज्म का मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से रूल कर सकती है, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई क्या कहते हैं उसके ऊपर अथॉरिटी नहीं है जो उसको क्या कह सकते हैं इंस्ट्रक्ट कर सके। वो अपने अकॉर्डिंग ही पूरे सोसाइटी को चला रहा है जिस तरीके से उसकी मर्जी हो रही है। ठीक, तो ये आपके एब्सोल्यूटिज्म का मतलब है। इथोपियन का मतलब क्या है? अ विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट। एक अलग जरिए से, एक अलग नज़रिए से सोसाइटी को देखना, जिसमें आप ये माने कि सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं ना सब बहुत सही हैं, सब बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें ख़राब नहीं हैं। तो इथोपियन का मतलब एक अलग विज़न सोसाइटी को देखने का, जिसमें आप ये मानते हैं कि सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कोई भी कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं हैं। तो आई होप यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है, उनको आई थिंक ये समझ में आ रहा है कि जो बोर्ड में जिस तरीके से पढ़ाने में समझ आता है वैसे यहाँ पे नहीं आता, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इस स्टोरी को पढ़िए, समझिए, बना के लिखने की कोशिश करिए। मैं अभी ऐसे ही बहुत सारे नॉलेजेबल कंटेंट्स लाता रहूँगा आपको, एक बोर्ड एग्जामिनेशन तक के लिए मैं आपके साथ हूँ, इंस्पायर करूँगा, मोटिवेट करूँगा किस तरीके से एसएसटी में आपको गुड मार्क्स स्कोर करने हैं या अदर सब्जेक्ट्स में हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पे आप लोगों को सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, मैथ्स, इसके बाद क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज चलेंगी, बहुत कुछ हम कवर करने वाले हैं। बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल सके। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे तरीके से हार्डवर्क कर सकूं। ठीक, तो अब आगे चलते हैं, आगे के एक्सप्लेनेशंस पर फोकस करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आगे काफ़ी कंट्रीज़ के नाम दे रहा है, उनके फ्लैग्स के बारे में बता रहा है, जो कि हम लोग के लिए जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, कंट्रीज़ के बारे में बता रहा है, उनके फ्लैग्स के बारे में बता रहा है कि किस तरीके सारी कंट्रियाँ क्या कहते हैं एक रैली की तरह चल रही हैं, एक लाइन में चल रही हैं, दो कंट्रीज़ को फॉलो करके। सभी कंट्रियाँ के अंदर नेशनल्स की भावना क्रिएट हो चुकी है, सभी कंट्रियाँ मल्टी डायनेस्टी सिस्टम को ख़त्म करना चाहती हैं, नेशन स्टेट को इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें जानना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे जानना ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि जब सारी कंट्रियाँ, सारी स्टेट्स जो थे उस समय, जब सारे स्टेट में इतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन था कि सबका कल्चर, लैंग्वेज, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल सब अलग था, लेकिन फिर भी वो यूनाइट हुए। तो सभी के यूनाइट होने के पीछे जो ओनली रीज़न था ना, मैंने वही बताया आपसे कि वो ओनली रीज़न था कि दे ऑल वांट टू एबॉलिश द मल्टी डायनेस्टी सिस्टम एंड वांट्स टू एस्टैब्लिश अ नेशन स्टेट। वो सारे के सारे पर्सन नेशन स्टेट स्टैब्लिश करना चाहते थे और ये राजा महाराजाओं वाली सरकार को ख़त्म करना चाहते थे। इसी पर्टिकुलर रीज़न ने उन सभी पर्सन को यूनाइट किया था, क्योंकि जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं, जिस समय की हम स्टडी कर रहे हैं, लेट 18th सेंचुरी की या आपके बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी की, उस समय वर्ल्ड में जितने भी कंट्रियाँ थी या जितने भी स्टेट्स हुआ करते थे, सभी जगहों पे आपके राजा महाराजाओं की ही सरकार होती थी। तब ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है ना, तब ओनली और नॉर की मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपकी होती थी। ठीक, और मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं होता, वो जिस तरीके से चाहते हैं ना उस तरीके से वो अपने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रन कराते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए यहाँ लास्ट लाइन में मैंने एक अंडरलाइन किया है, दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, अगर एग्जाम में ये आपके आता है, ये फिगर बेस्ड क्वेश्चन आ गया और फिगर बेस्ड क्वेश्चन में कह दिया कि ये फिगर क्या डिपिक्ट कर रहा है, अगर वहाँ पे डेमोक्रेटिक एंड सोशल वर्ल्ड दिया गया है ऑप्शन में तो आप उसे टिक करिएगा, या तो फिर अगर फ्रेटर्निटी दिया गया है तो आप फ्रेटर्निटी टिक करेंगे, और अगर दोनों दिया गया तब आप
फ्रेटर्निटी ही टिक करेंगे, क्योंकि फ्रेडरिक सॉरे की जो पेंटिंग है वो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया है कि ये पर्टिकुलर पेंटिंग आपके सिंबलाइज कर रही है फ्रेटर्निटी को, मतलब कि भाईचारे को। पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने नेशन है ना, उन सभी नेशन को यूनाइट कर रही है, उनके अंदर जो भाईचारा क्रिएट हुआ है उस भाईचारे को, उस फ्रेटर्निटी को ये सिंबलाइज कर रही है ये पर्टिकुलर पिक्चर। ठीक, तो हम आगे चलते हैं और भी अच्छे तरीके से इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा किसी टॉपिक में तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस पर्टिकुलर टॉपिक को मेंशन करेंगे, ठीक है, करिएगा, अदरवाइज़ मुझे पता नहीं चलेगा। मैं इसी तरीके पढ़ाता रहूँगा, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, मुझे पता कैसे चलेगा। तो प्लीज़ इतना फीडबैक तो आप लोग दीजिए ही कि मैं आप लोग के लिए और भी वर्क कर सकूँ। ठीक, अब आगे के पैराग्राफ्स को हम समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में क्या दे रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें जानना चाहिए। चलिए जानते हैं। ठीक, दिस चैप्टर विल डील विद मैनी इशूज ऑफ विजुलाइज बाय सॉरे इन फिगर 1। फिगर 1 में आपके फ्रेडरिक सॉरे ने जो बताया है ये पर्टिकुलर आपके क्या कहते हैं फिगर बहुत सारी इशूज़ से डील कर रहा है। अब इसके बाद आगे की लाइन जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पढ़ेंगे और जानेंगे इसके बारे में अच्छी तरीके से। ठीक, देखते हैं। Okay, during the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in political and mental world of Europe. The end result of these changes was the emergence of the nation state in the place of the multi-dynastic empire of Europe. ठीक, इसके बाद क्या होता है कि जो नेशनलिस्ट की भावना इन लोगों के अंदर क्रिएट हुई थी, इस नेशनलिस्ट की भावना पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है और ये लोग पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक पॉलिटिकल चेंज लाना चाहते थे। और वो पॉलिटिकल चेंज क्या था? वो पॉलिटिकल चेंज यही था कि जो मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम है पूरे के पूरे यूरोप में, उसको एबॉलिश करना चाहते थे और नेशन स्टेट को स्टैब्लिश करना चाहते थे। अब यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि ये नेशन स्टेट आखिर में है क्या एक एग्जैक्ट डिफिनेशन अगर देखी जाए तो नेशन स्टेट की एक एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या बनेगी? तो चलिए नेशन स्टेट की एग्जैक्ट डिफिनेशन को जानते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे बगल में अर्नेस्ट रेनन के बारे में थोड़ा जानते हैं। इन्होंने भी आपके नेशन स्टेट की बहुत ही अच्छी डिफिनेशन दी है। ये सॉर्बोन में 1882 में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, फ्रेंच फिलोसफर थे। इन्होंने आपके जो क्या कहते हैं डिफिनेशन दी थी नेशन स्टेट की, वो क्या दी थी मैं बताता हूँ। ठीक है, इन्होंने कहा था नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट इज़ अ प्लेस वेयर एवरी पर्सन हैव कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन आइडेंटिटी। फर्स्ट थिंग, ये पहला थिंग था। दूसरा थिंग, नेशन स्टेट इज़ अ स्टेट विच इज़ फॉर्म्ड बाय द सेक्रीफाइसेस एंड डिवोशन ऑफ आवर एंसेंटर्स। ठीक, तो ये दोनों लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला मैंने क्या कहा कि नेशन स्टेट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट जहाँ पे सभी पर्सन्स की कॉमन आइडेंटिटी हो, कॉमन लैंग्वेजेस हो, उनका कॉमन कल्चर हो। दूसरी चीज़, वो नेशन स्टेट एक ऐसा नेशन स्टेट हो जो वहाँ के पूर्वजों के कुर्बानी, उनके बलिदान, उनके डिवोट के द्वारा बनाया गया हो। ठीक, तो याद रखिएगा नेशन स्टेट। ठीक, नेशन स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट विच इज़ फाउंड बाय द devotion and sacrifices of their ancestor, and it is a place where every persons have their common language, common culture and common identity. Okay, तो आई होप नेशन स्टेट का मतलब आपको समझ में आ गया हो। ठीक, एक और चीज़ बता दें, नेशन स्टेट का मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग किस कंट्री में रहते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं। ठीक, अब हमारा देश अगर आज आज़ाद हुआ तो किसके बदौलत? हमारे पूर्वजों की बदौलत। उन्होंने जो सेक्रीफाइसेस किया, उन्होंने जो बलिदान दिया, जो उनका डिवोशन था हमारे देश के प्रति, उसी के कारण हमको आज आज़ादी मिली है। और हमारा आज क्या है? हमारा अपना कॉमन कल्चर है, हमारी एक अपनी कॉमन पहचान है, हमारी अपनी एक कॉमन लैंग्वेजेस हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या? ये सारी की सारी चीज़ें एक नेशन स्टेट बनाती हैं। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और नेशन स्टेट को आप ये भी कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर ऐसा स्टेट जहाँ पर सभी पर्सन्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक, अगर वो सेकुलर मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोग जानिए, बहुत ही ज़रूरी हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं और आगे के टॉपिक्स को कवर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वन है। ठीक है, प्लेबेसाइट का मतलब क्या होता है? प्लेबेसाइट का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा जानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, देखते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में बच्चों को जो डाउट्स क्रिएट होता है वो केवल और केवल टर्मिनोलॉजीज़ की मदद से। जब तक वो टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं जान पाते उनके मन में डाउट बना रहता है। ठीक, तो जैसे ही टर्मिनोलॉजीज़ को आप कवर करोगे आपका डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जहाँ तक मैंने अंडरलाइन किया था उसके आगे के बारे में पूरा नेशन स्टेट के बारे में दिया गया है। कैम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, शेयर हिस्ट्री और डिसेंट वगैरह वगैरह, वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं।
तो ये चीज़ें एक्सप्लेन कर ही दी हैं, तो यहाँ पे रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम जानते हैं प्लेबसाइट को। तो देखिए प्लेबसाइट का मतलब क्या कह रहा है, अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सपेक्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। ठीक है, प्लेबसाइट एक डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम होता है जिसमें आपसे इतना पूछा जाता है कि हाँ ये चीज़ें आपको एक्सेप्ट है या नहीं। एक प्रपोजल भेजा जाता है और उस प्रपोजल के ज़रिए आपसे ये पूछा जाता है कि ये चीज़ें आपको एक्सेप्ट है या नहीं। अगर आपको एक्सेप्ट होती है तो आप यस कहते हो, नहीं होती है तो नो कहते हो। तो एक प्रकार का डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम होता है जिसमें प्रपोजल के थ्रू आपको एक्सेप्शन और रिजेक्शन बताना होता है। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाएगा आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता जाएगा, क्योंकि वाकई में बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। ठीक, अब हम आगे के टॉपिक्स को जानते हैं। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत बात होगी और नेशन स्टेट का जो आइडिया था, जो नेशनलिज्म का आइडिया था, वो कैसे आया और क्यों आया, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, मैंने आपसे बता दिया था पहले ही कि नेशन स्टेट का, या आप कह सकते हो कि जो नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर क्रिएट हुई थी वो इसीलिए क्रिएट हुई थी कि सभी मल्टी डायनेस्टी सिस्टम को या मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अबॉलिश करना चाहते थे और एक नेशन स्टेट स्टैब्लिश करना चाहते थे। ठीक, और ये पर्टिकुलर फीलिंग आप कह सकते हो या ये पर्टिकुलर जो भावना उनके अंदर क्रिएट हुई थी वो आपके फ्रेंच रिवोल्यूशन हुई थी। तो अब हम जानेंगे वाकई में ये फ्रेंच रिवोल्यूशन में हुआ क्या था, थोड़ा बहुत फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में अब हम समझेंगे। ठीक, तो चलिए जानते हैं और देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789। आप सभी को पता है कि 1789 के समय में क्या हुआ फ्रांस में, जो वहाँ के राजा लुइस 16 थे वो एक बारबन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, जब 1774 में उनका कोरोनेशन हुआ तो 1789 में क्या हुआ कि जो भी टैक्सेस का पैसा था वो उसको अपने पर्सनल लाइफ में, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते थे, जिसके कारण 1789 में फ्रांस का ट्रेजरी मनी एम्प्टी हो गया और उसके बाद उन्होंने एक न्यू फॉर्म ऑफ टैक्स को इंट्रोड्यूस करने की बात कही। और फ्रांस का जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था कि पूरा का पूरा सोसाइटी 3 आपके स्टेजेस में डिवाइड था, 3 स्टेट्स में डिवाइड था। एक सबसे पहला स्टेट थे क्लर्जी, दूसरे नोबेल्टी और तीसरे आपके कॉमन पीपल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये जानिएगा सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी कितना ज़्यादा थी। देखिए, ठीक, क्लर्जी और नोबेल्टी केवल 10% पॉपुलेशन थी और 90% पॉपुलेशन आपकी कॉमन पीपल्स थी, और टैक्सेस केवल और केवल कॉमन पीपल्स पे करते थे। क्लर्जी और नोबेल्टीज आपके टैक्सेस वगैरह पे नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस थे। ओके, तो ये एक प्रकार की सोसाइटी में इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को अप्रिशिएट कर रहा था, बढ़ावा दे रही थी ये चीज़ें। ठीक, तो 90% पॉपुलेशन जो टैक्सेस देती थी, जब राजा ने 1789 में एक नया टैक्स लाने की बात कही तो आपके कॉमन पीपल्स ने उसका विरोध किया और फिर से उसी रिवोल्यूशन के बाद, उसी विरोध के बाद, उसी डिसेंट के बाद वहाँ पे रिवोल्यूशन जैसी कंडीशंस बनी और रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। फिर रिवोल्यूशन हुआ 1791 में, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई। फिर 1793 और 1794 में रिगन ऑफ टेरर में आपके डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई। फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश हुई तो 1795 में आपकी डायरेक्टरी रूल आ गई। फिर डायरेक्टरी रूल आपकी खत्म हुई तो फिर से आपके 1799 के लास्ट में 1800 में आपकी डिक्टेटरशिप आ गई। फिर 1815 में आपकी डिक्टेटरशिप खत्म हुई तो फिर से मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रीस्टैब्लिश कर दिया गया। तो ये चेंजेस हो रहे थे, ना, इन्हीं चेंजेस ने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया कि अगर फ्रांस के पीपुल्स नेशनलिस्ट की भावना के, फ्रांस के पीपुल ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक, अब यहाँ पे ये बात फंसती है कि फ्रांस के पीपुल्स के अंदर ये भावना कैसे आई। तो देखिए, फ्रांस में जो थर्ड स्टेट था वो थर्ड स्टेट 2 कैटेगरीज में डिवाइड था। एक आपके लो क्लास पीपल और एक आपके मिडिल क्लास पीपल। लो क्लास पीपल्स में आपके लैंडलेस लेबर, पीजेंट, फार्मर ये सब आते थे, और जो मिडिल क्लास पीपल्स थे उसमें आपके एजुकेटेड पर्सन आते थे, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, लॉयर, इंजीनियर, ये सब। ठीक, तो ये लोग एजुकेटेड पर्सन थे तो जाहिर सी बात है एजुकेटेड थे तो किताब वगैरह भी पढ़ते थे। तो क्या कहते हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स की किताबें इन्होंने पढ़ी थी, जैसे कि आपकी द ट्रीटीज ऑफ टू गवर्नमेंट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इन्हीं किताबों में ऐसा बताया गया था कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे सभी पर्सन्स इक्वल हों और गवर्नमेंट्स की पावर को डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइड करना चाहिए, एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में, जुडिशरी में। तो ये मिडिल क्लास पर्सन्स को वो इंस्पिरेशन उस किताब से मिली
और फिर उसी इंस्पिरेशन को इन्होंने सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किया पीपल्स के ऊपर। और जब फ्रेंच पीपल्स को ये पर्टिकुलर इंस्पिरेशन मिली, वो इससे इंस्पायर हुए, उन्होंने आपके क्या कहते हैं फ्रांस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अपोज किया। उसके बाद वहाँ पर चेंजेस हुए, फिर उसी चेंजेस ने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ये बता दें कि जो 1793 और 1794 का समय था, रिगन ऑफ टेरर का समय, जिस समय आप कहते हैं जैकोबिन रूल्स भी कहा जाता है। जैकोबिन पीपल आपके बहुत ही लो सोसाइटी से बिलोंग करते थे, लो प्रॉस्परस सोसाइटी से बिलोंग करते थे, और इस 2 सालों में ये पूरे यूरोप में ही नहीं पूरे इंटायर वर्ल्ड में फैल चुके थे। और इनका एक ही स्लोगन था, एक ही मकसद था कि एबॉलिश द मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यही इनका स्लोगन था। ये जहाँ जहाँ भी जाते थे पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पे जाके लोगों को ये इंस्पायर करते थे कि ये राजा महाराजा वाली सरकार, ये मल्टी डायनेस्टी सिस्टम को ख़त्म करो और एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाओ जहाँ पे सभी इक्वल हों। वी वांट टू स्टैब्लिश अ नेशन स्टेट, ठीक है। वी डज नॉट वांट टू अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपुल्स डज नॉट हैव एनी राइट्स, ठीक है। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जहाँ पे जनता के पास कोई अधिकार ही ना हो। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जहाँ पे क्या कहते हैं जनता के पास अधिकार हो और सभी इक्वल हो, ठीक है। फ्रांस में जैसा पॉपुलेशन स्ट्रक्चर था क्लर्जी, नोबेलिटी और कॉमन पीपल वाला, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन और इक्वालिटी नहीं चाहिए। हमें एक ऐसी सोसाइटी चाहिए जहाँ पे सभी पर्सन्स क्या हों, इक्वल हो, ठीक। तो चलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। वैसे भी मैंने पूरा बता ही दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा जानते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। फ्रांस एज यू रिमेंबर was a full-fledged territory state in 1789 under the rule of absolute monarch. The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarch to a French citizen. The revolution proclaimed that it was the people who had henceforth constituted the nation and shaped its destiny. ठीक, इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंस यहाँ से बनता है, जहाँ से मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। The idea of la patrie and la citizen empowers the nation to unite community enjoying equal rights under a constitution. ये जो आइडिया था ला पैत्री का मतलब कि फादरलैंड का, और ली सिटीजन का मतलब कि हम इस देश के नागरिक हैं और ये देश मतलब हमारी मातृभूमि को आपका पितृभूमि भी यहाँ पे इन्होंने डिपिक्ट किया है। तो ये कह रहे हैं कि ये सभी की चीज़ें हमें यूनाइट करेंगी और यूनाइट करके हमें बहुत सारे इक्वल राइट्स प्रोवाइड करेंगी, जो कि हमारा देश के कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया होगा। जो भी देश बनेगा, उस देश का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे राइट्स दिए होंगे जो हम सभी कम्युनिटीज़ को आपस में यूनाइट करेंगे और हम उन सभी राइट्स को एंजॉय करेंगे। इसके बाद आगे जो चीज़ें दी गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन चेंजेस ने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने। थोड़ा सा उसके बारे में और जानते हैं। अ फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। राजा महाराजा वाली चीज़ें ख़त्म हो गई, रॉयल स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया, उसको रिप्लेस कर लिया एक ट्राई कलर फ्लैग ने। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाई बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन आर रिनेम द नेशनल असेंबली। जो आपके एक्टिव मेंबर्स का जो आपका क्या कहते हैं स्टेट जनरल हुआ करता था, अब उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली कर दिया गया है। एक्टिव मेंबर क्या होते थे? ऐसे मेंबर्स जिनकी उम्र 25 साल से अधिक होती थी और जिनके पास वोटिंग राइट्स होता था, उनको एक्टिव मेंबर्स कहते थे, ठीक है। फ्रेंच गवर्नमेंट में ऐसे पर्सन जिनकी एज 25 अबव होती थी और जिनके पास वोटिंग राइट्स होते थे, उनको एक्टिव मेंबर्स कहते थे। तो स्टेट जनरल का नाम बदल के अब नेशनल असेंबली कर दिया गया। न्यू हेम्स वर कंपोज, ऑथ वर टेकन एंड मच कमेमोरेटेड, all in the name of the nation. A centralized administrative system was put in place and formulated uniform law for all citizens within its country. Internal custom duty and dues were abolished and a uniform system of weight and measure were adopted. Regional dialect were discouraged. The French as it was spoken and written in Paris become the common language of the nation. तो ये सारे के सारे चेंजेस आपके हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। और इन्हीं चेंजेस ने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया मल्टी डायनेस्टी सिस्टम के अगेंस्ट में कि इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाए और कुछ ऐसे ही चेंजेस हम भी अपने कंट्री में लाएं और अपने कंट्री को एक नेशन स्टेट बनाएं, ठीक। अब आगे चलते हैं। The revolutionaries further declared that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from the despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nation state. देखिए गजब की लाइन इसने बोली है
पढ़ते हैं बच्चे लेकिन समझ नहीं पाते हैं। लेकिन कितना बेहतरीन इसने कह दिया है कि जो रिवोल्यूशनरीज पर्सन है, मतलब कि हमारे समाज में जो ऐसे पर्सन है जो क्रांति कर रहे हैं, जो राजा महाराजाओं की, जो कंजर्वेटिव सोसाइटी है, जो राजा महाराजाओं की गवर्नमेंट है, जो राजा महाराजाओं की सरकार है, उनके खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं, उन्हीं लोगों को रिवोल्यूशनरीज कहते हैं। एक नई सोच के साथ, एक नई विचारधारा के साथ समाज में जो लोग चेंजेस लाना चाह रहे हैं, उन्हीं को रिवोल्यूशनरीज कहते हैं। तो रिवोल्यूशनरीज का ये मिशन होना चाहिए, रिवोल्यूशनरीज का ये एम होना चाहिए कि वो फ्रांस में उन्होंने जो किया वो तो बहुत अच्छा किया, लेकिन फ्रांस के साथ साथ पूरे यूरोप में ये राजा महाराजाओं की जो निरंकुश शासन है ना, जो पावर ऑफ डेस्पोटिज्म है ना, उसको ख़त्म करें और पूरे वर्ल्ड को एक नेशन स्टेट बनाएं। ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। रिवोल्यूशनरीज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि पावर ऑफ डेस्पोटिज्म को ख़त्म करें और पीपल्स की मदद करें कि वो नेशन स्टेट्स को बना सकें, ठीक। अब आगे चलते हैं और आगे का समझते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा हो, वीडियो देखने और सुनने में जैसे भी आप लोग कर रहे हैं आप लोग को मज़ा आ रहा हो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। जितनी बार आप देखेंगे उतनी ही अच्छी तरीके से आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई डाउट रहने नहीं देंगे, इतनी जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे क्या दिया है। When the news of the event in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जब फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ और फ्रांस में जो चेंजेस हो रहे थे, फ्रांस में जो लगातार चेंजेस हो रहे थे, जो इवेंट्स थे, वो मैसेजेस जब अदर आपके स्टेट्स में पहुँचे, तो अदर स्टेट्स के जो आपके स्टूडेंट्स थे या जो एजुकेटेड मिडिल क्लास पर्सन थे, वो इंस्पायर होने लगे और वो खुद अपना एक जैकोबिन क्लब बनाने लगे। Their activities and campaign prepared the way of French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790. With the outbreak of the Revolution War, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. ठीक है, गजब की चीज़ें कह रहा है। जब सारे स्टूडेंट्स, सारे मिडिल क्लास पर्सन्स इन इवेंट से, इन चेंजेस से इंस्पायर होने लगे, तो उन्होंने अपना एक जैकोबिन क्लब्स बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो पूरे की पूरी जगह, पूरे वर्ल्ड में फैलने लगे। किस आइडिया के साथ? नेशनलिज्म के आइडिया के साथ। एक फ्रेंच आर्मी की तरह, एक रिवोल्यूशनरी की तरह वो सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने लगे, सभी लोग कैंपेन करने लगे और पूरे वर्ल्ड में फैल गए मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में और नेशनलिज्म की भावना को फैलाने के पर्पस से, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई डाउट अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, सेपरेट वीडियो बना के उसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज अभी इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उतना ही हमें पढ़ना है जितने से हमारा पेपर बहुत अच्छी तरीके से निकल जाए। हम अभी यहाँ पे सिविल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कि जो आपको रिलेट करके मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें की नॉलेज देता रहूँ, ठीक। फिर भी जितना हो सकता है उतना एक्स्ट्रा देता हूँ, जितना रिलायबल है, ओके। बाकी अभी हम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक। सिविल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं कि सिविल के बारे में सिविल की तरह पढ़ाई करें, चीज़ों को रिलेट कर करके। बाय द वे अगर जो सिविल की प्रिपरेशन भी कर रहा होगा तो उसके लिए भी इतना बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, ओके। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए ये मैप देखिए आप लोग, पूरे के पूरे यूरोप का आपका ये मैप है और कितनी ज़्यादा अलग अलग स्टेट्स हैं। ये रशियन अम्पायर है, ये ऑटोमन अम्पायर, यहाँ पे आपके देखिए ऑटोमन अम्पायर दिया गया है, यहाँ पे ऑस्ट्रियन अम्पायर दिया गया है, ठीक है। ऐसे अलग अलग जगहों पे आपके अलग अलग अम्पायर्स दिए गए हैं। सोचिए कितना ज़्यादा मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम था। देखिए ये किंगडम ऑफ द टू सेलेकीज़ है, ये सार्डिनिया है, ये कॉर्सिका का आइलैंड है। देखिए ये कॉर्सिका आइलैंड है जहाँ पे आपके नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ था। क्या कहते हैं आपके 1769 में, 1769 में 15 अगस्त मेरा भी डेट ऑफ बर्थ है और 15 अगस्त नेपोलियन बोनापार्ट का भी था। तो 15 अगस्त 1769 को इसका बर्थ हुआ था इसी कॉर्सिका आइलैंड में, और कॉर्सिका आइलैंड आपके फ्रांस का ही पार्ट था। तो ये पूरा का पूरा देखिए आपके क्या कहते हैं मैप है और कितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, कितने अलग अलग स्टेट्स में ये डिवाइड है। देखिए प्रसा अलग है, नीदरलैंड अलग है, ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये सब अलग हैं, पुर्तगीज़ अलग है। कितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, ठीक। तो ये पूरा का पूरा आपका यूरोप का मैप था उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये रिवोल्यूशंस हो रहे थे, ठीक। अब आगे चलते हैं, चीज़ों को और भी अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ पे बगल में दिया गया है यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वीना। कांग्रेस ऑफ वीना कह लीजिए चाहे ट्रीटी ऑफ वीना कह लीजिए, जो 1815 में साइन हुई थी। अभी अगर इसको बता दूंगा तो फिर मतलब नहीं रहा, ठीक है ना, पढ़ने पढ़ाने, ठीक।
थोड़ा सा सस्पेंस भी बना के रखना चाहिए कि कांग्रेस ऑफ वीना क्या था या ट्रीटी ऑफ वीना क्या था, और 1815 जो दिया गया वो पर्टिकुलर ईयर था जब कुछ हुआ था, क्या हुआ था आगे ही समझेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, अभी आगे फोकस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या कह रहा है। Within the wide swath of territory that come under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. 1799 में जो डायरेक्टरी रूल थी, नवंबर में उस डायरेक्टरी रूल पे अटैक होता है और डायरेक्टरी रूल को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देता है, पूरी तरीके से डिमोलिश कर देता है और वहाँ पे डिक्टेटर से इस्टेब्लिश कर देता है एक पर्सन जिसका ये पहले से ही इंटेंशन था कि वो फ्रांस को वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर बनाएगा। वो पर्सन था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा पर्सन था जिसको वर्ल्ड के क्या कहते हैं ग्रेट वार जनरल्स की कैटेगरी में रखा जाता है। वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं, आप कह सकते हो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वार जनरल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। आप कह सकते हो कि वर्ल्ड मतलब कि वार वगैरह में जो टैक्टिक्स वगैरह वो यूज़ करता था वो बहुत ही काबिल तारीफ हुआ करती थी। आज तक जल्दी वो कोई बैटल हारा नहीं था। बैटल ऑफ ट्रफलगार, बैटल ऑफ ओलंपिक या एक आध दो और बैटल ले लीजिए जिसको वो हारा होगा, बाकी वो बैटल्स कभी हारा नहीं था क्योंकि बैटल्स में उसकी जो स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, जो टैक्टिक्स का वो यूज़ करता था वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ थी। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट आपके क्या कहते हैं फ्रांस में कॉर्सिका आइलैंड में जन्म हुआ था। वो एक क्या कहते हैं बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था। बचपन की पढ़ाई उसने पूरी अपनी आर्मी स्कूल में की थी और उसके बाद उसका ये पैशन था कि वो आगे चल के फ्रांस को एक वर्ल्ड की ग्रेट पावर बनाए। ठीक, ये उसका पैशन था और वो उस पर्टिकुलर चीज़ में बहुत हद तक सक्सेस भी हो जाता, लेकिन कुछ चीज़ें वहाँ पे गलत हो गई और वो चीज़ें क्या गलत हुई थी वो हम जानेंगे। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट ने बचपन में ही आर्मी स्कूल में अपनी पढ़ाई की। एज अ सोल्जर फ्रेंच आर्मी में उसने अपनी ड्यूटी को सर्व किया। ठीक है, जो भी चीज़ें फ्रांस में जो भी चेंजेस हो रहे थे उन चेंजेस को वो ऑब्जर्व करता चला आ रहा था। ठीक, कि वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ पे ये गवर्नमेंट आई, वहाँ पे ये हुआ, वो सभी चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर रहा था और वो एक अच्छे और सही मौके की तलाश में था कि कब वो वहाँ पे डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश करे। ठीक, अभी वो आर्मी में सोल्जर था, धीरे धीरे प्रमोशन होते होते वो एक अच्छे पोस्ट पे भी पहुँच चुका था। अब आर्मी उसके अंडर में वर्क कर रही थी, उसके पास आर्मी भी हो गई थी, तो वो इस चीज़ के भी मतलब क्या कहते हैं इस टाइम के भी वो उसमें था। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं वो एक अच्छे मौके की तलाश में भी था कि वो कब आपके क्या कहते हैं फ्रांस पे अटैक करे और फ्रांस पे अपनी हुकूमत स्थापित करे। उसके बाद फिर वार लड़के जितने भी नेबरिंग प्लेसेस वहाँ पे कब्जा जमा ले और धीरे धीरे फ्रांस को वर्ल्ड की बड़ी पावर बना दे। ये पहले से उसका इंटेंशन था। तो 1799 में क्या हुआ कि जो डायरेक्टरी रूल थी, मैंने बताया नहीं आपको, डायरेक्टरी रूल एक ऐसी रूल थी जहाँ पे पावर्स को 5 पर्सन्स के बीच में डिवाइड कर दिया गया था और पाँचों के पाँचों पर्सन्स की आपस में कोई भी यूनिटी नहीं थी क्योंकि सारे के सारे पर्सन बहुत ज़्यादा करप्ट थे। एक अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और सभी पर्सन जो थे आपके मनी मेकिंग में लगे हुए थे, जिसके कारण आपकी गवर्नमेंट बहुत ही अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। और 1799 में आपके नेपोलियन बोनापार्ट ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उन पर अटैक किया और वहाँ पे अपनी डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर दी। और जब उसने अपनी डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर दी तब उसके बाद उसने 1804 में एक चेंजेस लाया और उस चेंजेस को हम नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं। और इसी पर्टिकुलर ईयर में उसने खुद को भी क्राउन किया एज अ डिक्टेटर। स्टैब्लिश तो उसने 1800 में ही कर दिया था, लेकिन खुद को क्राउन किया था 1804 में। 1800 में जीतने के बाद 1804 तक, 1800 से 1804 के बीच में जो ये टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में उसने आपके फ्रांस के जितने भी नेबरिंग प्लेसेस थे सभी जगहों पे अटैक किया, सभी जगहों से वार लड़ा, उनको कन्केस्ट किया और उनको भी फ्रांस के अंडर में ला दिया, उन पर्टिकुलर एरियाज़ को भी फ्रांस में जोड़ दिया। ठीक, और उसके बाद एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया जिस रिफॉर्म को हम नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं। तो चलिए अब इस कोड के बारे में जानते हैं क्योंकि इस कोड का भी अपना एक अलग वेटेज है, एक अपना अलग इंपॉर्टेंस है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए जानते हैं इस पर्टिकुलर कोड के बारे में। अब देखिए, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 कहा जाए या सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाए, ये रिफॉर्म, ये चेंजेस आपके नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे और ये फ्रांस में और फ्रांस के साथ साथ उन सभी पर्टिकुलर एरियाज़ में इंट्रोड्यूस किए गए थे जिसको आपके नेपोलियन बोनापार्ट ने कन्केस्ट कर लिया था। ठीक है, फ्रांस और फ्रांस के साथ उन सभी एरियाज़ पे ये आपके इम्प्लीमेंट होता था जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने कन्केस्ट किया था।
अब देखिए इस पर्टिकुलर एक्ट को आप कह सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट ने इस पर्टिकुलर एक्ट को इसलिए इंट्रोड्यूस किया था। इसके पीछे जो ओनली रीज़न था वो ये था कि नेपोलियन बोनापार्ट लार्ज नंबर में रेवेन्यू जनरेट करना चाहता था। नेपोलियन बोनापार्ट लार्ज नंबर में आपके रेवेन्यू जनरेट करना चाहता था, जिसके कारण उसने ये पर्टिकुलर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। क्योंकि अगर रेवेन्यू ज़्यादा अमाउंट में जनरेट होगा तो आर्मी और भी ज़्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग बनाई जा सकेगी, और आर्मी अगर और भी ज़्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग होगी तो जो उसका सपना है, जो उसका ड्रीम है कि वो पूरे वर्ल्ड को कन्क्वेस्ट करेगा, वो अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाएगा और फ्रांस को पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति बनाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा इस पर्टिकुलर एक्ट को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो ओनली इंटेंशन था नेपोलियन बोनापार्ट का वो ये था कि वो लार्ज नंबर में रेवेन्यू जनरेट करना चाहता था। अब इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, इस पर्टिकुलर कोड के अंदर कौन से चेंजेस हुए थे, चलिए जानते हैं और देखते हैं उन चेंजेस को। पहला, प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जो भी कहते हैं एबॉलिश द प्रिविलेजेस विच इज़ बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक, जन्म से जो लोगों के पास अधिकार हुआ करते थे, जैसे जो बच्चा राजा के यहाँ जन्म हुआ तो वो राजा हो गया, जो बच्चा कॉमन पीपल के यहाँ जन्म हुआ उसके पास कोई अधिकार नहीं। तो जो ये जन्म से रिलेट, मतलब कि बर्थ से ही लोगों के पास जो प्रिविलेजेस राइट होते थे, इस चीज़ को उसने ख़त्म कर दिया। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक ऐसा कानून उसने लाया जहाँ पे सभी पर्सन इक्वल हों। इसके बाद आप क्या कहते हैं, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी का भी अधिकार उसने लाया। इसके बाद आप कह सकते हो क्या कहते हैं, नेपोली सिंप्लीफाइज एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। ठीक है, जो सेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता था उसको उसने डिसेंट्रलाइज करके सिंप्लीफाइड कर दिया। इसके बाद एबॉलिश द फीडुअल सिस्टम, फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्फडम एंड मोनारियल ड्यू। ठीक है, फीडुअल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, राजा महाराजाओं वाली चीज़ों को ख़त्म कर दिया, और मोनार्कियल ड्यू और सेफडम वगैरह चीज़ें ख़त्म कर दी कि राजा वगैरह अगर आपसे कुछ मांगते हैं या आपसे कहते हैं कि ये ला के पहुँचाओ या हफ्ता दो, तो हफ्ता वगैरह वसूली वगैरह ये सब चीज़ें अब ख़त्म हो गई। ठीक है ना, हफ्ता वसूली अब नहीं चलेंगी। इसके बाद क्या कहते हैं, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को रिमूव कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया, पीजेंट, आर्टिशन और वर्कर्स के लिए एक नया बिजनेस सेटअप कर दिया। ठीक है, ट्रेड और कॉमर्स को उसने प्रमोट किया, एक स्टैंडर्ड वेट और मेज़र सिस्टम उसने ला दिया। तो बहुत सारे चेंजेस आपके नेपोलियन बोनापार्ट ने इस पर्टिकुलर एक्ट की मदद से किए, और इसको लाने के पीछे या इसको इंट्रोड्यूस करने के पीछे उसका यही एकमात्र ओनली इंटेंशन था, ही वांट्स टू जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि अगर रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो वो आर्मी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बड़ी बना सकेगा, और जो उसका ड्रीम है कि वो पूरे वर्ल्ड को कन्क्वेस्ट करके फ्रांस को वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर बनाए, वो अपने इस ड्रीम को फुलफिल करना चाहता था। ठीक, अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए इस फिगर में क्या हो रहा है कि लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी आपके जर्मनी में एक प्लेस है, वहाँ पे क्या कहते हैं इसको प्लांट किया जा रहा है। और देखिए जो पर्सन इसको प्लांट करें वो सब जैकोबीन मेंबर्स हैं, क्योंकि उन्होंने जैकोबीन मेंबर्स का जो ड्रेस था वही वो पहन रखे हैं। ठीक, तो यहाँ पे यही फिगर आपके शो कर रहा है। हम आगे चलते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ठीक, आगे देखिए वही दिया गया कि यूनिफॉर्म लॉ उसने ला दिया, कॉमन नेशनल करेंसी उसने ला दी, एक्सचेंज ऑफ गुड फ्रॉम वन कैपिटल टू अनदर कैपिटल, ये मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही ट्रेड को वो प्रमोट कर रहा था। बहुत ही गजब के रिफॉर्म्स उसने लाए थे, सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। ठीक है, किससे? नेपोलियन बोनापार्ट से। तो जो चेंजेस उसने लाए थे, इस चेंजेस को आप इस एनसीईआरटी की मदद से रीड कर लीजिएगा। और हाँ, एक और चीज़, जिसको भी इस पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपके मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। ठीक है, तो उस पर जाइए, मुझे मैसेज करिए, फिर उसके बाद मैं आपको वहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक, तो नोट्स को पढ़िए, एनसीईआरटी को रीड करिए, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को बार बार देखिए। इसके बाद इस चैप्टर का एमसीक्यू भी हमारे चैनल लर्नोपीडिया पे पहले से ही अवेलेबल है। ठीक है, इसके बाद उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, और जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स या और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना के और भी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए यहाँ पे बगल में फिगर दिया गया है, यही आपके नेपोलियन बोनापार्ट हैं। बैटल ऑफ लिम्पिक जब ये हारे थे, तो बैटल ऑफ लिम्पिक हारने के बाद जो भी चीज़ें इनसे लॉस हो जा रही थी, उन चीज़ों को क्या कहते हैं, ये मतलब जो भी टेरिटरीज इसने लॉस कर दिया था, वो सारे जब ये भाग रहा था तो पेपर के साथ वो चीज़ें उड़ रही थी कि मतलब ये टेरिटरीज मैंने इस बैटल में लॉस कर दिया था। तो बैटल ऑफ लिम्पिक ये हारा था 1813 में, और जब उसके बाद ये भाग रहा था तो जो पर्टिकुलर टेरिटरीज इसने लॉस किया था वो सारी टेरिटरीज इसके बैक से ये उड़ रही थी। ठीक, तो यही नेपोलियन बोनापार्ट था। ओके,
और बैटल ऑफ ओलंपिक के बाद फिर सीधे बैटल ऑफ वाटरलू होता है 1815 में, जो कि बहुत ही डिसीजिव बैटल था, जिसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का पूरी तरीके से क्या कहते हैं अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं, लास्ट पैराग्राफ इस पर्टिकुलर वीडियो का देखते हैं। However, in the area concurred, the reaction of the local population to France's rule was mixed. Initially, in many places such as Holland, Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Milan, and Warsaw, the French army were welcomed as harbingers of liberty. But the initial enthusiasm so turned to hostility as it became clear the new administrative arrangement did not go hand in hand with political freedom. Increased taxation, censorship, forced conspirations into the French army required to conquer the rest of Europe all seem to overweight the advantage of the administrative changes। देखो ये क्या कह रहा है, पूरे के पूरे जो ये एडमिनिस्ट्रेशन का चेंज किया गया, पूरा का पूरा जो ये सिस्टम बदला गया नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, इसके पीछे उसका यही एडवांटेज था कि पूरे के पूरे जितने भी रेस्ट ऑफ यूरोप, फ्रेंच के अलावा या जो भी पर्टिकुलर टेरिटरीज को इसने कन्किस्ट किया था, उनके अलावा जितने भी पार्ट्स आपके यूरोप में भी बचे हुए हैं, उन सभी जगहों पे ये अपना अधिकार जमा सके, उन सभी जगहों को ये कन्क्योर कर सके, क्योंकि इसका ये ड्रीम था कि फ्रांस को ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहता है। तो ये आपका पहला पार्ट था इस पर्टिकुलर चैप्टर का। नेक्स्ट पार्ट में अपकमिंग टॉपिक्स के साथ हम आएंगे, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर अपने इसी चैनल लर्नोपीडिया पे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।